हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 54। अपनी किट्टो मौसी को वहां देखकर गौरी उनके पास आई और गले लगते हुए कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने आने में इतनी देर क्यों की? पता है हमारी सगाई भी हो चुकी है। आई एम सो सॉरी माई लव, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई। रिंग सेरेमनी हो गई तो क्या हुआ, सगाई की शाम तो अभी बाकी है ना। दामाद जी से नहीं मिलवाओगी? किट्टो ने गौरी के हाथों को थाम कर कहा। गौरी किट्टो मौसी का हाथ थामे उन्हें मुन्ना के पास लेकर आई और कहा, मान, ये किट्टो मौसी है, मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर। मुन्ना ने किट्टो के पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे रोक दिया और गले लगाते हुए कहा, ये पैर वैर छूना ओल्ड फैशन हो चुका है दामाद जी, आप तो सीधा गले मिलिए। किट्टो, ये क्या कर रही हो? नंदिता ने दबी आवाज में कहा। क्योंकि वहां इतने सारे मेहमान थे, उनके बीच नंदिता किट्टो को डांट भी तो नहीं सकती थी। किट्टो कोई और तमाशा ना करे सोचकर नंदिता उसके पास आई और उसे मुन्ना के सामने से साइड लाते हुए कहा, किट्टो आओ, मैं तुम्हें मानवेंद्र जी के घर वालों से मिलवाती हूँ। मुन्ना ने देखा गौरी अकेले खड़ी है तो वह उसके पास चला आया और धीरे से कहा, गौरी, क्या तुम हमसे नाराज हो? नहीं, किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूं? गौरी ने भी सामने देखते हुए धीमे स्वर में कहा। तो फिर तुम हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? मुन्ना ने धीरे से कहा। मान, आज हमारी नई जिंदगी का सबसे खास दिन है और आज के दिन भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा दिल रखने के लिए ही सही तुम मेरी पसंद के कपड़े पहन लेते। अगर तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुम मुझसे इतना कह सकते थे, इन कपड़ों में भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। उफ, मैं तो ठीक से तुमसे गुस्सा भी नहीं कर पा रही हूँ। कहते कहते गौरी का गला रुंध गया और उसकी आंख से टपक कर आंसू की एक बूंद मुन्ना के हाथ पर आ गिरी। गौरी की आंखों से आंसू देखकर मुन्ना का दिल कट सा गया। गौरी अपनी जगह सही थी, उसने मुन्ना से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। मुन्ना चाहता तो उसे साफ मना भी कर सकता था, लेकिन उसने अनजाने में गौरी का दिल दुखा दिया। मुन्ना ने अपने हाथ को ऊपर उठाया जिस पर आंसू की एक बूंद गिरी थी। गौरी ने नम आंखों से मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना ने गौरी की आंखों में देखते हुए उस बूंद को अपने होठों से छूकर कहा, इसके लिए तुम हमें जो सजा दोगी हमें मंजूर है। गौरी कुछ कहती इससे पहले काशी ने आकर कहा, ये आप दोनों के बीच क्या खुसर फुसर चल रही है? कुछ नहीं, गौरी कह रही है कि इन कपड़ों में हम बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो चाहती है कि शादी के बाद हम ऐसे ही कपड़े पहने। मुन्ना ने एकदम से कहा, जिसकी उम्मीद गौरी को नहीं थी। उसने हैरानी से मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कहकर गौरी जैसे ही जाने को हुई, मुन्ना ने गौरी का हाथ पकड़कर उससे रोक लिया और कहा, अब तुम हमसे दूर नहीं जा सकती गौरी शर्मा, हमने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें फंसा लिया है। गौरी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुन्ना के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि गौरी वहां से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को वापस बैठने को कहा और दोनों एक दूसरे की बगल में आ बैठे। नंदिता किट्टो को मुन्ना के घर वालों से मिलवाने लगी। इस उम्र में भी किट्टो काफी खुश मिजाज और चंचल थी। बाबा, शिवम, सारिका और अनु से मिली। बाकी मेहमानों से मिलवाकर नंदिता किट्टो को साथ लेकर मुरारी के पास आई। मुरारी, जिसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, अपनी धड़कनों पर काबू पाने के लिए मुरारी पानी पर पानी पिए जा रहा था। समधी जी, समधी जी, नंदिता ने कहा तो मुरारी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और पलट गया। सामने किट्टो मौसी और नंदिता खड़ी थी। नंदिता ने अपनी बहन की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी बहन गौरी की किट्टो मौसी। नमस्ते समधी जी, किट्टो ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुरारी की तरफ देखकर कहा। मुरारी कुछ कहता इससे पहले ही नंदिता को किसी ने आवाज दी और वह वहां से चली गई। नंदिता के जाते ही मुरारी ने भी जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, किट्टो ने कहा, क्या बात है मिस्टर जी, हमारे नमस्ते का जवाब भी नहीं देंगे? मुरारी ने फिर एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
किट्टू जाते हुए मुरारी को देखकर मुस्कुराई और खुद से कहा, लगता है कलेजे के किसी कोने में मोहब्बत आज भी जिंदा है। किट्टू वहां से दूसरी तरफ चली गई। वंश ने देखा निशी फिर गायब हो गई है। वह निशी को ढूंढते हुए यहाँ वहां घूमने लगा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद वंश मुन्ना और गौरी की तरफ जाने लगा तो उसकी नजर निशी पर चली गई। गेस्ट हाउस की गैलरी में खड़ी निशी अपनी साड़ी की सलवटों को सही करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वंश ने देखा तो निशी के पास आया और उसे कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गया। निशी को ध्यान ही नहीं रहा, वह बस अपनी सलवटों को सही करने में लगी थी। मैं कुछ मदद करूं? वंश ने निशी को परेशान होते देखकर कहा। वंश की आवाज सुनकर निशी ने चौंक कर सामने देखा। वंश खड़ा था। निशी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। निशी को हैरान परेशान देखकर वंश ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? देखो मैं बस जेन्युइन पूछ रहा हूँ, बाकी तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। कहते हुए वंश जैसे ही जाने लगा, निशी ने कहा, सुनो। वंश के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वह निशी की तरफ पलटा और कहा, जी निशी जी। वंश के मुंह से आज शहद टपक रहा था और ये देखकर निशी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल उसके लिए जरूरी था वंश की मदद लेना। इसलिए उसने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? I mean, ये करते हुए तुम्हारा मेल ईगो तो बीच में नहीं आएगा ना? निशी की बात सुनकर वंश निशी की तरफ आया और घुटनों पर बैठकर निशी की साड़ी की सलवटों को सही करते हुए कहा, दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाला लड़का अगर झुककर तुम्हारी साड़ी की सलवटें सही करे तो। इतना कहकर वंश रुक गया। वंश के इन चंद शब्दों ने निशी के दिल को धड़का दिया। वह एकटक वंश की तरफ देखने लगी और कहा, तो समझो लड़का वेल्ला है, उसके पास कोई काम नहीं है। कहते हुए वंश ने निशी की साड़ी को सही किया और उठ खड़ा हुआ। निशी उसे देखते ही रह गई। इतनी अच्छी बात को वंश ने इतने बेकार तरीके से खत्म जो किया था। निशी को उलझन में देखकर वंश ने कहा, ओ हेलो, ज्यादा मत सोचो, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिनके सामने कोई ज्यादा बात तक नहीं करता। लेकिन मैंने हमेशा पापा को माँ के लिए उनकी साड़ी सही करते देखा है। उस वक्त तो बिल्कुल मोम की तरह नजर आते हैं वो, उनके चेहरे पर कोई टफनेस नहीं होती। मैंने जब माँ से पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए ये कर सकता है। तो क्या मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत हूँ? निशी ने खोए हुए स्वर में कहा। नहीं, पर तुम चाहो तो बन सकती हो। वंश ने निशी के करीब आकर कहा और उसे एकटक देखने लगा। वंश का यूं देखना निशी के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था, लेकिन वह खामोश खड़ी थी। वंश ने निशी की आंख के किनारे से धीरे से काजल निकाला और कहा, कहते हैं जब कोई बहुत सुंदर लगे तो उसे काला टीका लगा देना चाहिए ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूं? निशी ने हैरानी से कहा। नहीं, तुम नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कहते हुए वंश ने इतराते हुए काजल अपने कान के पीछे लगाया और वहां से चला गया। निशी ने सुना तो झल्ला कर कहा, आह चिरकुट, तुम कभी नहीं सुधर सकते। निशी ने कहा, लेकिन अफसोस वंश के शब्द निशी को सुने ही नहीं। वंश वहां से चला गया और निशी भी वहां से जा चुकी थी। गौरी की किट्टू मौसी उर्वशी नहीं, बल्कि मुरारी की वही प्रेमिका थी जिसकी बात फूफा जी कर रहे थे, जिनके लिए मुरारी ने अपनी नस काट ली थी। मुझे लगता है आप लोग कहानी को ना ध्यान से नहीं सुनते। अगर सुने होते तो उर्वशी का नाम कभी नहीं आता। मुन्ना की होने वाली दुल्हन मुरारी की प्रेमिका की भांजी होगी। मुरारी ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले मुरारी अनु से छुपता फिर रहा था, अब उसे किट्टू मौसी से भी छुपना पड़ रहा था। डेकोरेशन एरिया में रखे बड़े से फ्लावर पॉट के पीछे छुपा मुरारी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मुरारी की सांसें हलक में अटक गई। मुरारी धड़कते दिल से मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि आज एक बार फिर वे उसे बचा ले, क्योंकि उसकी पीठ अनु या किट्टू मौसी के रूप में मौत जो खड़ी थी। मुरारी इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि हाथ ने फिर से मुरारी के कंधे को थपथपाया। मौत का बुलावा आ चुका है सोचकर मुरारी हाथ जोड़कर बिलबिलाते हुए पलटा और कहा,
अरे हमका माफी कर दो, हम कुछ ना किए हैं। फूफा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए मुरारी ने सामने देखा। फूफा को अपने सामने देखकर मुरारी हैरान था। फूफा ने मुरारी को घबराया हुआ देखा तो कहा, का हो मुरारी, यहाँ गाय छुपे फिर रहे हो तुम? मुरारी ने खा जाने वाली नजरों से फूफा को देखा और कहने लगा, एक नंबर के चुड़ैल आदमी हो तुम फूफा, आग लगे तुम्हारी जबान को। साला तुमने ही मधुबाला का जिक्र करके मनुष्यत फैलाई है हमारे जीवन में। तुम साला नाम लिए और हुआ हाजिर। अरे तुम्हारे चक्कर में अभी हमारी फूफा हो जाती। साला जब से सगाई में आए हो हमारी जिंदगी में कुंडली मार लिए हो। किसी दिन हार्ट अटैक देकर मानोगे हमका। फटी में टांग अड़ाने की आदत तो इतनी है कि कौन का कर रहा है, काहे परेशान है, सब जानना है तुमको। मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर रहो ना। हमारे बाप बनने की कोशिश काहे कर रहे हो? और किससे छुपेंगे हम? तुमसे छुप रहे हैं। कहा है कि हमारा क्रियाक्रम करने का सारा प्रोग्राम बनाकर जो चले हो तुम। एक मुन्ना की सगाई तुम्हारे कहने पर ना किए तो इसका बदला तुम ऐसे लोगे हमसे, हमारी छाती पर हल चलाकर। साला हमारे की चूत भंड आदमी है जो तुमको जिस सगाई में न्योता दिए। लक्षण तो तुम्हारे फांके मारने वाले हैं। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई ना फूफा तो कसम बनारसी पान की रसगुल्ला में जहर मिलाकर आधा खिला देंगे तुमको और बाकी बच्चा खुद खा लेंगे। कहा कि तुम जो रायता फैलाने का सोचे हो वो हमसे तो नहीं समेटा जाएगा। मुरारी, अरे का हुआ? ऐसे मुंह फाड़े हमका काहे देख रहे हो? अरे ठीक हो तुम? फूफा जी ने मुरारी को झंझोड़ते हुए कहा। तो मुरारी होश में आया। अब तक मुरारी ने जो कहा वो बस अपने मन में कहा, वरना उस बेचारे की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो फूफा जी को इतना सब सुना सके। मुरारी होश में आया और फूफा को साइड में लाकर फुसफुसाते हुए कहा, जे मधुबाला यहाँ का कर रही है? हमें क्या पता, तुम्हारी साइड। फूफा ने इतना ही कहा कि मुरारी ने फूफा को दबोचते हुए कहा, तो काम करो, पर्चे छपवाई दो हमारे पूरे इंदौर में इनके नाम के। और जो सेटिंग का होती है फूफा, इज्जत से नाम लो, हमारी पहली मोहब्बत रह चुकी है वो। हमको तो लगता है थोड़ी मोहब्बत आज भी बची है मुरारी। फूफा जी ने मुरारी को छेड़ते हुए कहा। बकवास ना करो फूफा, मैगी को अगर इसकी खबर भी हुई ना तो हम नहीं, हमारी अस्थियां जाएंगी बनारस, वो भी लोटे मां। मुरारी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मुरारी, मधुबाला तुम्हारा अतीत है और अनु बिटिया तुम्हारा वर्तमान, पर तुम साले लंगोट के ढीले यहाँ अपने भविष्य के जुगाड़ में लगे हो। फूफा जी ने कहा। मतलब? मुरारी ने हैरानी से पूछा। मतलब जे कि देखा हमने नाजुक हाथों से जलेबी खाते हुए तुमको। फूफा जी ने कहा तो मुरारी मन ही मन झल्लाया। आखिर उसे हुए ऐसे लोग ही क्यों देखते हैं जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा हो। मुरारी मुस्कुराया और बात संभालते हुए कहा, अरे फूफा वो तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा हो। संभल जाओ मुरारी, वरना चाशनी बिखेरते देर नहीं लगेगी। मुरारी ने कहा और वहां से चले गए। मुरारी ने चैन की सांस ली और अगले ही पल फिर किसी ने मुरारी के कंधे पर हाथ रखा और मुरारी की जान फिर हलक में अटक गई। तो इस बार मुरारी के कंधे पर हाथ किसने रखा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार भी आप लोगों का जवाब गलत ही होगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे देती हूँ। अनु, किट्टो मौसी, नंदिता या फिर अंजलि। तो जान सुनना ना भूले मैं तेरी हीर मेरे साथ, क्योंकि कहानी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर। बाय बाय और हर हर महादेव।